हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन हब में। ये क्लास 9th के केमिस्ट्री का मास्टर वीडियो है। इसमें आपके सभी चैप्टर यहां पे डिस्कस किए गए हैं। आप कंप्लीट वीडियो देखिए, इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर है। आपको सभी लेक्चरों का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं। हम इसमें मैटर का कंपोजिशन की स्टडी करते हैं, मैटर के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं एंड मैटर के प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ केमिस्ट्री। एंटोनियो लिवोसियर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचें होती हैं। केमिस्ट्री की मेनली 3 ब्रांच होती है: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंडों की स्टडी करते हैं। इसमें जनरली हाइड्रोकार्बन एंड पॉलीमर की हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिक्स की थ्योरी एंड टेक्निक का यूज करते हैं केमिकल सिस्टम की स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंडों के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। इसमें जनरली एलिमेंट, कंपाउंड लाइक मेटल, नॉन मेटल एंड पीरियोडिक टेबल की हम स्टडी करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि केमिस्ट्री क्या होती है एंड केमिस्ट्री की मेनली ब्रांचें कौन सी हैं। नेक्स्ट अब हम चैप्टर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मैटर। वे सब चीज़ें जिसका मास हो, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करें, जिसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी पाई जाती, उसको हम कहते हैं मैटर। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है और इन पार्टिकलों को हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। मैटर की कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट, ये पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं। नेक्स्ट, ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई मैटर है, इस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ये बना होता है। इन पार्टिकलों के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट, हम जो मैटर होता है इसको फिजिकल नेचर पे 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं। इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाता है। एग्जाम्पल है बुक। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में लेस होता है एंड गैस के कंपैरिजन में मोर होता है। गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे वीक होता है, या हम कह सकते हैं कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स होते ही नहीं है। नेक्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा गैस की आयनाइज कंडीशन है। इसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। लास्ट है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये मेटल की सुपर लो टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली कंडीशन है। तो हमने देखा वे सब चीज़ें जिसका मास हो, स्पेस को ऑक्यूपाई करें एंड इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कहते हैं मैटर। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। इन पार्टिकलों को हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा ये पार्टिकलों के बीच में गैप होता है। ये पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं, एक पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने मैटर को फिजिकल नेचर के बेस पे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। सॉलिड क्या होता है, जब पार्टिकलों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स हो, ये टाइटली पैक हो, इसको हम कहते हैं सॉलिड। इसका एग्जांपल क्या है, चेयर, बुक, टेबल। नेक्स्ट हमने देखा लिक्विड। जब मॉलिक्यूलों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो, इसको हम कहेंगे लिक्विड। एग्जांपल क्या है, वाटर एंड मिल्क। ठीक है। नेक्स्ट है गैस। जब पार्टिकलों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स
नेगलेक्ट हो उसको हम कहेंगे गैस। एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है प्लाज्मा। ये गैस की आयनाइज कंडीशन है जब उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज हो। ठीक है, जो हमारी ट्यूबलाइटों में होते हैं उसको हम कहते हैं प्लाज्मा कंडीशन। नेक्स्ट है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। जब मैटर को हम सुपर लो टेम्परेचर एंड सुपर लो प्रेशर वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस। तो सॉलिड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में लेस एंड गैस के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। गैस में नेगलेक्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। ठीक है, सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है, लिक्विड का शेप नॉट डेफिनेट होता है, गैस का शेप भी नॉट डेफिनेट होता है। इसको आप ऐसे समझिए, जो सॉलिड होता है जैसे चेयर है तो उसका शेप डेली चेयर का ही रहेगा, वो ऐसा नहीं कि आज चेयर है कल टेबल बन गया। ठीक है, तो उसका शेप क्या है, फिक्स है। लेकिन लिक्विड में आप एग्जांपल के लिए मिल्क लेते हो, आप अगर उसको गिलास में लेते हो तो वो गिलास का शेप ले लेता है, और अगर आप उसको किसी में भी लेते हो जैसे कटोरे में लेते हो तो वो कटोरे का शेप ले लेता है। ठीक है, और अगर आप उसको बोतल में लोगे तो वो बोतल का शेप ले लेगा। सेम चीज़ गैस में भी क्या होता है, जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता है। नेक्स्ट, जो सॉलिड में होता है उसमें इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो नेगलेक्ट होता है, और लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में लार्ज होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है, और गैस में नेगलेक्ट होता है। सॉलिड इनकम्प्रेसिव होता है, इनकम्प्रेसिव मतलब अगर हम उसको दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड भी इनकम्प्रेसिव होगा, लेकिन गैस क्या होता है, कंप्रेसिव होता है। इसलिए जो हमारे सीएनजी होता है उसमें क्या होता है, गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल किया जाता है। नेक्स्ट, सॉलिड का जो शेप और जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है। तो आपको ये जो सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस पता होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप देखिए यहाँ पे सॉलिड का एग्जांपल ये है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा है और जो गैप है मॉलिक्यूलों के बीच में वो सबसे कम है। ये लिक्विड है, यहाँ पे आप देखिए स्पेस आपको दिख रहा होगा, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगा। यहाँ पे गैस में देखिए आप, जो पार्टिकल हैं वो बहुत दूर दूर हैं और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स नेगलेक्ट होगा। ठीक है, अब हम मैटर की जो स्टेट है इनको चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैसे चेंज करते हैं, इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट है, या तो हम हीट से कर सकते हैं या प्रेशर को डिक्रीज करके। ठीक है, तो हम मैटर के स्टेट को चेंज कैसे करते हैं, या तो हम क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें या प्रेशर को डिक्रीज करें। ठीक है, तो फर्स्ट है हम मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले आता है मेल्टिंग। मेल्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हम सॉलिड को क्या करते हैं, लिक्विड में चेंज करते हैं। कैसे, टेम्परेचर को इंक्रीज करके। ठीक है, आपके पास क्या था, आइस था, आइस कौन सी कंडीशन में है, सॉलिड। आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये किस में आ गया, लिक्विड में। तो इसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग होती है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, जब हम लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और वो क्या हो जाता है, गैस फॉर्म में आ जाता है, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग। जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग होगा उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जब हम गैस से लिक्विड में चेंज करते हैं, कैसे, टेम्परेचर को डिक्रीज करके, उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। नेक्स्ट है फ्रीजिंग। जब हम लिक्विड से सॉलिड कंडीशन में आते हैं टेम्परेचर को डिक्रीज करके, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट देखे। फर्स्ट, हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, कैसे, टेम्परेचर को इंक्रीज करके, उसको हम कहेंगे मेल्टिंग। नेक्स्ट हमने देखा लिक्विड से गैस, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग।
कैसे? टेम्परेचर को इंक्रीज करके। नेक्स्ट हमने देखा गैस से लिक्विड, उसको हम क्या कर रहे थे? टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे थे, उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। नेक्स्ट है लिक्विड से सॉलिड, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। तो ये आपको ये 4 पॉइंट पता होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्लिमेशन। जब सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस में चेंज होता है, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सही है। इसका एग्जांपल क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी मैटर है वो सॉलिड से सीधे गैस में चेंज होता है या गैस से सीधे सॉलिड में चेंज होगा, इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। सही है। इसका एग्जांपल क्या है? कपूर। नेक्स्ट है इवेपोराइजेशन। जब लिक्विड को हम किस में चेंज करते हैं? गैस में। सही है। इसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, तो उसको हम कहते हैं इवेपर। ठीक है। जब कोई भी लिक्विड को हम किस में चेंज करेंगे? गैस में, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, उसको हम कहते हैं इवेपर। जो भी हमारे कपड़े सूखते हैं वो क्या होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, वहाँ पे वाटर क्या होता है? गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है वेपराइजेशन। जब हम लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ द हीट टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई मैटर है, मैं इसका बिना टेम्परेचर बढ़ाए इसके स्टेट को चेंज कर देता हूँ। सही है। एग्जाम्पल के लिए ये सॉलिड है, मैं इसका बिना टेम्परेचर बढ़ाए इसको लिक्विड कंडीशन में चेंज कर दूँ, तो उस हीट को मैं क्या कहूँगा? लेटेंट हीट। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? जब मैं लिक्विड को किस में चेंज कर दूं? लिक्विड को चेंज कर दूंगा गैस में बिना टेम्परेचर बढ़ाए। एग्जांपल के लिए ये आपका वाटर है। सही है। आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, लेकिन ये फिर भी गैस में चेंज हो गया, इसको आप क्या कहोगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बिना टेम्परेचर बढ़ाए आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दो, तो उस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ ए मैटर। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और आपको इसका टेम्परेचर करना है 11 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो हीट यूज होगी उसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट। ठीक है। और इस मैटर का जो क्वांटिटी है वो कितना होगा? यूनिट, मतलब 1 kg या 1 ग्राम। ठीक है। जब आप किसी यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हो तो उसको कहेंगे हम स्पेसिफिक हीट। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मास। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ द मैटर कंटेंट बाय ए बॉडी। किसी बॉडी में जितना मैटर होता है उसको हम कहते हैं मास। वेट क्या होता है? जो अर्थ हमें अपनी ओर खींचती है उसको हम कहते हैं वेट। ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? ये एवरेज एनर्जी होता है एटम और मॉलिक्यूलों की किसी भी मैटर के। ठीक है। नेक्स्ट है हीट। हीट क्या होती है? फ्लो ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर। जो ये एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। सही है। किसके कारण? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, उसको हम कहते हैं हीट। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास और वॉल्यूम के रेशियो को हम कहते हैं डेंसिटी। ठीक है। यहाँ पर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। हम टेम्परेचर को हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है एंड केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273। सही है। तो अगर आपको यहाँ पे देखिए 250 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना, तो आप क्या करोगे? 250 प्लस 273, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? केल्विन में। ठीक है। और इसी का अपोजिट अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना, तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे। एग्जाम्पल के लिए आपको 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो आप इस 300 में से 273 को माइनस करोगे, तो ये किस में आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस में, 27 डिग्री सेल्सियस। एक बार हम पूरे चैप्टर को फिर से रिवाइज करते हैं।
हमने देखा मैटर क्या होता है। वे सब चीज़ें मैटर होती हैं जिसका मास हो, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करें, जिसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मैटर क्या होता है? जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। मैटर को हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, इसके इन पार्टिकलों को, ठीक है। इन पार्टिकलों के बीच में स्पेस होता है, ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा मैटर को फिजिकल नेचर के बेस पे हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस-आइंस्टीन। सॉलिड क्या होता है? जब मैटर के पार्टिकल क्लोजली पैक हो और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स हो। नेक्स्ट देखा हमने लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? जब मॉलिक्यूलों के बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स हो। नेक्स्ट हमने देखा गैस, जिसमें जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता ही नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? ये गैस की एक आयनाइज कंडीशन होती है, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये मैटर की एक कंडीशन होती है जहाँ पे सुपर लो टेम्परेचर एंड सुपर लो प्रेशर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस। सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है, लिक्विड और गैस का शेप डेफिनेट नहीं होता है। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड में वीक होता है, गैस में नेग्लेक्ट होता है। जो वॉल्यूम होता है सॉलिड का क्या होता है? डेफिनेट होता है, लिक्विड का भी डेफिनेट होता है और गैस का नॉन डेफिनेट होता है। जो सॉलिड होता है वो इनकम्प्रेसिव होता है, लिक्विड भी इनकम्प्रेसिव होता है और गैस कंप्रेसिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे कि हम जो ये मैटर है इसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं दो मेथड से, या तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें या प्रेशर को डिक्रीज करें। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल क्या होते हैं? हीटअप होते हैं और ये एक दूसरे के जो गैप होता है वो इंक्रीज हो जाता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग क्या होता है? जब हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, और ये हम कैसे करते हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज करके, और जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग होती है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमने देखा बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है? जब हम लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करके, और जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग होती है उसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमने देखा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? जब हम गैस से लिक्विड में चेंज करते हैं टेम्परेचर को डिक्रीज करके, इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। नेक्स्ट हमने देखा फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है टेम्परेचर को डिक्रीज करके। ये आप डायग्राम में देखिए, ये है सॉलिड। सॉलिड का हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या बन गया? लिक्विड, सही है। इसको हम कहेंगे मेल्टिंग। अब हम लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या बन जाता है? गैस। इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग या वेपराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, ठीक है। अब ये गैस से लिक्विड में आ जाता है। नेक्स्ट हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और वो सॉलिड कंडीशन में आ जाता है, उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग, ठीक है। तो आपको इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड से लिक्विड में हम कैसे चेंज करेंगे एंड लिक्विड से गैस में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जब सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज करे हुए सीधे गैस में चेंज हो जाता है, उसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। एक बार इस डायग्राम को और देखिए। अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो किस में चेंज हो जा रहा है? लिक्विड में, इसको हम कहेंगे मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है उसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं लिक्विड का और वो किस में चेंज हो जा रहा है? लिक्विड में। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है उसको हम कहेंगे बॉइलिंग टेम्परेचर, सही है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग। नेक्स्ट हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो गैस को हम लिक्विड में चेंज कर दे रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट हम लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं और उसको किस में चेंज कर दे रहे हैं? सॉलिड में। इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस थी सॉलिड से सीधे गैस में चेंज करने की, इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन, ठीक है। तो इस डायग्राम में आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में कैसे चेंज होगा, गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए। नेक्स्ट ये डायग्राम से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड में जो गैप होता है सबसे कम होता है,
लिक्विड में थोड़ा सा गैप होता है एंड गैस में सबसे ज़्यादा गैप होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में थोड़ा कम होगा एंड गैस में सबसे कम होगा। ठीक है, तो आपको इस डायग्राम को भी याद रखना है, आप कैसे कैसे सॉलिड के स्टेट को चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर से इम्पोर्टेंट पॉइंट है इवेपराइजेशन। इवेपर और वेपर में डिफरेंस क्या है? जो वेपराइजेशन होता है उसमें भी हम जो लिक्विड से गैस में चेंज कर रहे हैं और इवेपर में भी हम लिक्विड से गैस में चेंज कर रहे हैं। लेकिन जो इवेपर होता है वो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। ठीक है, इवेपर किसी भी पॉइंट पे हो जाता है। ठीक है, और वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। एग्जाम्पल के लिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो वाटर है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या होता है? लिक्विड से गैस में चेंज होता है। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे जो कपड़े सूखते हैं वो वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होता ना, वो 25 या 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? सूखते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? जो वाटर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है। तो ऐसी प्रोसेस जो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हो और लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए उसको हम कहते हैं इवेपर। अब वेपराइजेशन क्या होता है? लिक्विड से गैस में चेंज होता है कब? बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो आपको इवेपर और वेपर क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? जब हम किसी भी मैटर का फेस चेंज करते हैं बिना टेम्परेचर बढ़ाए उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। सही है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये कोई मैटर है सॉलिड कंडीशन में है, आप इसका बिना टेम्परेचर बढ़ाए इसको लिक्विड कंडीशन में ले आओ तो आप इसको क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हुआ? बिना टेम्परेचर बढ़ाए आप लिक्विड को गैस में चेंज कर दे रहे हो तो वो हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? बिना टेम्परेचर बढ़ाए सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, उसको आप क्या कहोगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आप इनको ये डायग्राम से समझिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? ये है वाटर, आप इसका बिना टेम्परेचर बढ़ाए, मान लो ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है, ये तो ये 20 डिग्री सेल्सियस पे ही आप इसको क्या कर दे रहे हो? लिक्विड से गैस में चेंज कर दे रहे हो, तो वहाँ पे जो हीट यूज होगी उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? जब किसी भी मैटर का हम क्या करते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, और मैटर की क्वांटिटी कितनी हो? 1 kg। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर से कुछ ये छोटे छोटे पॉइंट हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। तो जब भी आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करोगे तो आप 273 ऐड करोगे। एग्जाम्पल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस को आपने केल्विन में चेंज करना, तो यहाँ पे आप 273 ऐड करोगे तो ये कितना केल्विन हो जाएगा? 373 केल्विन। ठीक है, इसी का अपोजिट अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो आप वहाँ पर 273 माइनस करोगे। एग्जाम्पल के लिए 573 से आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो आप इसमें से 273 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 300। आज हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे उसके केमिकल कंपोजिशन के बेस पे। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर को डिस्कस किया, ऐसा कोई चीज जिसका मास हो, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करें, जिसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इन पार्टिकलों को हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने मैटर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखे थे, जैसे कि इन पार्टिकलों के बीच में गैप होता है, ये पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं और ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट उसमें हमने मैटर को फिजिकल करैक्टर के बेस पे क्लासिफाई किया था, और इस चैप्टर में हम मैटर को केमिकल कंपोजिशन के बेस पे क्लासिफाई करेंगे। मैटर को केमिकल कंपोजिशन के बेस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस, सेकंड है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को भी 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, एलिमेंट, सेकंड है कंपाउंड। इम्प्योर भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होगा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इन टॉपिकों को डीपली डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा सब्सटेंस जो केवल सॉलिड सॉलिड पार्टिकल से मिलके बना हो, या केवल लिक्विड लिक्विड के पार्टिकल से बना हो, या गैस गैस के पार्टिकल से मिलके बना हो, इसको हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस।
प्योर सब्सटेंस में टू टाइप का होगा, एक होगा एलिमेंट, दूसरा होगा कंपाउंड। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केवल एक टाइप के ही एटम से मिलके बना हो, और एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। इनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड साइज सेम होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि एलिमेंट क्या होता है, एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हो। एग्जाम्पल के लिए ये कोई आयरन की रॉड है, ठीक है, तो इसके जो सबसे छोटे पार्टिकल होंगे ये सब क्या होंगे, एफ ही एटम, इसको हम बोलते हैं आयरन। सही, इसी के एटम से मिलके बना हो। यहाँ पे जो ये छोटा सा पार्टिकल है ये भी एफ ही होगा, ये भी एफ ही होगा, ये भी एफ ही होगा, ये भी एफ ही होगा। सही है, तो एलिमेंट क्या हुआ, जो केवल एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हो। ठीक है, एटम को भी हम थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल एंड थर्ड है मेटलॉइड। मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों होते हैं। मेटल की मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है, नॉन मेटल की कुछ खास नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। मेटल की जो डक्टिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, नॉन मेटल की नहीं होती है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, नॉन मेटल का यूजली लो होता है। मेटल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, नॉन मेटल का लो होता है। मेटल की डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंटों को किसी फिक्स रेशियो में मिक्स करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। आप ये देखिए H2O, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो ये क्या बनाएंगे, एक फिक्स रेशियो में हो रहे हैं। आप जब भी हाइड्रोजन मतलब वाटर की बात करते हो तो H2O होता है, तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2:1 में होता है। तो जब भी हम किसी भी दो एलिमेंट को किसी फिक्स रेशियो में मिक्स करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमेंट और कंपाउंड में कुछ डिफरेंस। डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि जो एलिमेंट होता है वो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होता है, और कंपाउंड क्या है, 2 और मोर टाइप के एटम से मिलके बना होगा। ठीक है, एलिमेंटों को हम और सिंपल फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंटों को मिला देते हैं तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर। कंपाउंड क्या होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंटों को किसी फिक्स रेशियो में मिलाते हैं तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। और अगर हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंटों को ऐसे ही मिला देते हैं, उसमें कोई रेशियो नहीं होता, तो उसको हम कहेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, आप एग्जांपल लीजिए, आप वाटर और चीनी को मिलाते हो तो वहाँ पे आपका कोई रेशियो नहीं रहता ना, तो उसको आप क्या कहोगे, इम्प्योर सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपको मिक्सचर और कंपाउंड में कुछ डिफरेंस दिख जाएगा। तो मिक्सचर क्या हो गया, जब हम 2 और मोर एलिमेंट को किसी फिक्स रेशियो में मिक्स करेंगे तो वो क्या बनेगा, कंपाउंड। और अगर हम केवल ऐसी 2 एलिमेंटों को मिक्स कर देंगे तो वो क्या बनेगा, मिक्सचर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मिक्सचर भी 2 टाइप का होगा, एक होगा होमोजीनियस, दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस भी 2 टाइप का होगा, ट्रू सॉल्यूशन एंड एलॉय। हेट्रोजीनियस भी 2 टाइप का होता है, एक होगा कोलाइडी सॉल्यूशन, दूसरा होगा सस्पेंशन सॉल्यूशन। होमोजीनियस क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप अगर चीनी और पानी का मिक्सचर बनाते हो तो अगर एक बार वो मिक्सचर बन गया तो आप उसमें से चीनी को अलग नहीं कर सकते हो, तो इसको हम कहेंगे होमोजीनियस। सही है, होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, वहीं हेट्रोजीनियस में क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं उसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल के लिए, आपने पानी और रेते को मिक्स किया तो आप उस रेते को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो होमोजीनियस क्या हो गया, ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा मिक्सचर जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो हो गया होमोजीनियस। एग्जाम्पल क्या है, चीनी और पानी का मिक्सचर। हेट्रोजीनियस क्या हुआ, ऐसा सॉल्यूशन जिसको आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, रेते और पानी को अगर आप सैंड को वाटर में डालते हो तो सैंड को आप इजीली क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, तो वो क्या बन गया, हेट्रोजीनियस।
ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में भी सॉल्यूशन के भी दो टाइप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं, और सॉल्यूशन में टू सब्सटेंस होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। ये आप डायग्राम में देखिए, ये सॉल्यूशन है, इसमें जो ये रेड रेड आपको दिख रहा होगा ये क्या है, सॉल्यूट, और जो ये वाटर है ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जो लेस अमाउंट में होगा किसमें, सॉल्यूशन में, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में हो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए, ये वाटर है जो ये नीला दिख रहा है, और जो ये रेड रेड है ये क्या है, शुगर है या चीनी के दाने हैं। तो ये लेस अमाउंट में है, चीनी लेस अमाउंट में है, और ये वाटर क्या है, लार्ज अमाउंट में है। तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, चीनी क्या होगी, सॉल्यूट। तो सिंपल है, जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में हो वो होगा सॉल्यूट, जो लार्ज अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे किसके बेस पे, सॉल्यूट के बेस पे, ठीक है। यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिवाइड करेंगे। अगर किसी सॉल्यूशन में हम और सॉल्वेंट नहीं डिसॉल्व कर सकते हैं तो इस कंडीशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल देखिए, ये आपने वाटर लिया, ठीक है, ये आपका वाटर है, इसमें आपने क्या किया, शुगर को डिसॉल्व किया, लेकिन अब आप और ज़्यादा यहाँ पे शुगर को इसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। आप मैंने क्या बोला, ये आपका वाटर है, ठीक है, इसमें आपने शुगर को डिसॉल्व किया है, लेकिन अब एक ऐसी कंडीशन आ गई कि आप यहाँ पे और शुगर को इसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अदर है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और सॉल्वेंट सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए, ये आपका वाटर है, इसमें आपने चीनी को डिसॉल्व किया है, लेकिन आप और अमाउंट इसमें डिसॉल्व कर सकते हो, तो इसको आप क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड, सही है। तो ये क्या हो गया, सैचुरेटेड से लेस वाली कंडीशन है, ठीक है। अगर आप किसी सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट डिसॉल्व कर सकते हो तो उसको आप क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट आता है सुपर सैचुरेटेड। अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन में, सही है, सैचुरेटेड कंडीशन से ज़्यादा सॉल्वेंट इसमें डाल दिया तो आप उसको क्या कहोगे, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है, हम सॉल्वेंट के बेस पे सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट आता है एक्वा सॉल्यूशन, सेकंड आता है नॉन एक्वा सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन क्या है, अगर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो इसको हम बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए, अगर यहाँ पे आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है, तो वो क्या हो गया, एक्वा सॉल्यूशन। वहीं अगर कोई जो ये आपका सॉल्वेंट है वो वाटर ना होके ऑयल हो गया या आपका मिल्क हो गया, कोई अदर है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मैटर को डिवाइड किया किसके बेस पे, केमिकल कंपोजिशन के बेस पे। फर्स्ट हुआ प्योर सब्सटेंस, नेक्स्ट हुआ इम्प्योर सब्सटेंस। फिर हमने प्योर सब्सटेंस को भी टू कैटेगरी में डिवाइड किया, एलिमेंट एंड कंपाउंड। इम्प्योर को भी टू कैटेगरी में डिवाइड किया, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। फिर प्योर सब्सटेंस क्या था, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो। फर्स्ट था एलिमेंट। एलिमेंट क्या हो गया, जो एक ही टाइप के एटम से मिला हो, और एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका, एलिमेंट का। फिर हमने एलिमेंट को भी थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें क्या था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। नेक्स्ट हमने देखा कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जब हम दो एलिमेंट को किसी फिक्स रेशियो में मिक्स करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था, H2O, CO2। फिर हमने देखा था इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। जब क्या होता है, जब हम दो एलिमेंटों को मिला देते हैं तो उसको हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे हम कोई रेशियो नहीं होता, हम क्या करते हैं, किसी भी दो एलिमेंटों को मिक्स कर देते हैं तो उसको हम बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस में टू टाइप का था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या हो गया, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस। सिंपल आप बोल सकते हो, ऐसा मिक्सचर जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो उसको बोलेंगे होमोजीनियस। एग्जाम्पल क्या था, वाटर और शुगर का सॉल्यूशन।
नेक्स्ट था हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम इजीली सेपरेट कर सके उसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस। एग्जांपल क्या था? सैंड एंड शुगर, सैंड एंड वाटर। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे सॉल्यूशन के टू टू कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या था? वाटर है, वाटर में आपने क्या हुआ, लेस अमाउंट में है शुगर एंड लार्ज अमाउंट में है वाटर, तो शुगर क्या होगा? सॉल्यूट, वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। ठीक है। और अगर वाटर कम अमाउंट में होगा तो वाटर हो जाएगा सॉल्यूट, एंड शुगर ज़्यादा अमाउंट में होगा तो शुगर हो जाएगा सॉल्वेंट। नेक्स्ट हमने सॉल्यूट के बेस पे सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंडीशन ऐसी है जब हम और सॉल्वेंट क्या करेंगे? डिजोल्व नहीं कर पाएंगे सॉल्यूशन में, तो हो गया सैचुरेटेड। नेक्स्ट था अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या था कि हम और अमाउंट सॉल्यूशन में डिजोल्व कर सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड क्या था कि हमने सैचुरेटेड से ज़्यादा कंडीशन का सॉल्वेंट डिजोल्व कर दिया। नेक्स्ट हमने सॉल्वेंट के बेस पे सॉल्यूशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक्वा सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन क्या हुआ? जब वाटर क्या हो? सॉल्वेंट हो। नॉन एक्वा सॉल्यूशन में क्या था? जब वाटर क्या हो? वाटर सॉल्वेंट नहीं हो। ठीक है। और एक्वा सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है? शुगर इन वाटर। और नॉन एक्वा सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है? शुगर इन मिल्क। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट है मास परसेंटेज का एक फॉर्मूला और है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक फॉर्मूला और है वॉल्यूम परसेंटेज का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। आप इसका एक न्यूमेरिकल देखिए, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। कोई सॉल्यूशन है उसमें 40 ग्राम क्या है? सॉल्ट है, एंड 320 ग्राम वाटर है। सही है। तो हमने मास परसेंटेज इसका कैलकुलेट करना है। तो हमने बोला था सॉल्यूशन में जिसकी वैल्यू कम होगी वो क्या होगा? सॉल्यूट, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो होगा सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपका 40 ग्राम क्या दिया है? सॉल्यूट अपॉन 40 प्लस 320, ये अभी आपने फॉर्मूला देखा। सही है। तो कितना हो जाएगा? 40 अपॉन 360 इंटू 100। तो जब आपका ये 4 से 4 कट होगा, ये 9 से कट होगा, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 9। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 11.1 अपॉन 9% आपका क्या आ जाएगा? मास परसेंटेज। ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, 16 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमने फिर से मास परसेंटेज निकालना है किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो सिंपल सी बात है, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सॉल्यूट वाला। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 16 अपॉन 16 प्लस 100 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा? 16 अपॉन 100, 16 इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये क्या आएगा? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी है? 100 अपॉन 16 प्लस 100 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 116 इंटू 100। सही है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सिंपली आप वॉल्यूम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है एलॉय। एलॉय क्या होता है? जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिक्स करते हैं, या एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिक्स करते हैं ताकि हमें डिजायर प्रॉपर्टी मिल सके। एलॉय को हम फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपका ब्रास है या ब्रॉन्ज है, तो आप इसको फिजिकली इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलाइडी सॉल्यूशन। कोलाइडी सॉल्यूशन एक होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है जिसके पार्टिकल यूनिफॉर्मली सेपरेट होते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है।
पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इनको हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, या कोई लाइट की बीम जो इस कोलाइडी सॉल्यूशन से पास हो, तो उससे हम कोलाइडी सॉल्यूशन के पार्टिकलों को देख सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट है ब्राउनी मूवमेंट। तो ब्राउनी मूवमेंट क्या होता है, जो कोलाइडी सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है, जिगजैग वे में। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्राउनी मूवमेंट। ब्राउनी मूवमेंट को हम कैसे देख सकते हैं, ये हम कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, या तो अगर हम कोई लाइट की बीम कोलाइडी सॉल्यूशन से पास कराएं तब हम ब्राउनी मूवमेंट को देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। जब हम किसी लाइट की स्ट्रॉन्ग बीम को कोलाइडी सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो हमें कोलाइडी सॉल्यूशन जो ये बीम का पाथ होता है वो क्या होता है, विजिबल होता है। सही है। इसका रीज़न क्या है कि जो लाइट की बीम होती है वो उसका क्या हो जाता है, स्केटिंग हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या दिखाई देता है, जो बीम का पाथ होता है वो विजिबल दिखाई देता है। ठीक है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है। तो हमने देखा जब हम किसी लाइट की बीम को कोलाइडी सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो बीम का पाथ हमें विजिबल होता है। इसका रीज़न क्या है, लाइट बीम का स्केटिंग होना। ठीक है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये कोई कोलाइडी सॉल्यूशन है, इसमें से हमने लाइट की बीम को पास कराया, तो जो ये पाथ है ये किसका, बीम का, वो क्या होता है, विजिबल होता है। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोलाइडी सॉल्यूशन की, तो वो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट तो यह है कि जो कोलाइडी सॉल्यूशन होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट जो ये साइज होता है कोलाइडी सॉल्यूशन को, उसको हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लाइट की बीम को कोलाइडी सॉल्यूशन से पास कराएं तो जो कोलाइडी सॉल्यूशन का पाथ होगा वो क्या होगा, विजिबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है सस्पेंशन सॉल्यूशन। सही है। सस्पेंशन सॉल्यूशन भी क्या होता है, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके पार्टिकलों को हम नॉर्मल आइज से देख सकते हैं, और ये पार्टिकल क्या होते हैं, सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट तो क्या है, जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और इसके पार्टिकलों को हम क्या करते हैं, नॉर्मल आइज से देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर से एक इम्पॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन बनता है कि सस्पेंशन सॉल्यूशन, कोलाइडी सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन में डिफरेंस बताओ। तो जो फर्स्ट है, जो पार्टिकल का साइज, जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकलों का साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। कोलाइडी सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसका जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडी सॉल्यूशन भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। सही है। जो ये सॉल्यूशन है इसी को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। कोलाइडी सॉल्यूशन को फिल्टर करना इम्पॉसिबल है, और सॉल्यूशन को भी फिल्टर करना इम्पॉसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट है, जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है ये लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करता है। सही है। कोलाइडी सॉल्यूशन भी लाइट को क्या करेगा, स्कैटर करेगा, लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन होगा वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। ठीक है। यहाँ पे जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होगा वहाँ पे आपको ब्राउनी मूवमेंट दिख जाएगी, कोलाइडी सॉल्यूशन में भी आपको ब्राउनी मूवमेंट दिख जाएगी, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में आपको ब्राउनी मूवमेंट नहीं दिखेगा। ठीक है। ये आप डायग्राम में देखिए, ये फर्स्ट है, ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। यहाँ पे पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं क्योंकि इनका साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से छोटा। नेक्स्ट क्या है, कोलाइडी सॉल्यूशन, जिसके पार्टिकल क्या है, ये ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में बड़े हैं और सस्पेंशन सॉल्यूशन के कंपैरिजन में छोटे हैं। ये है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या है, 100 नैनोमीटर से बड़े। ठीक है। यहाँ पर से कुछ ये इम्पोर्टेंट है जिसमें हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्स बनाते हैं, जिसमें इसके नेचर के बेस पे अगर आपका सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सॉल्यूट भी आपका सॉलिड है तो आप इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, एलॉय। नेक्स्ट है, अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है तो इसको हम बोलेंगे सोल। ठीक है। सॉलिड और सॉलिड को आप क्या बोल लेते हैं, सॉलिड सोल, और सॉलिड और लिक्विड को सोल, और सॉलिड और गैस को
एरोसोल, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड को जेल, लिक्विड और लिक्विड को इमल्सन। यहाँ पर से जो ये लिक्विड और लिक्विड वाला है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है, अगर आपका सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इमल्सन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, मिल्क एंड बटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया है, आपको इसको सेपरेट करना है, तो आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसका फर्स्ट मेथड है, आप जो सॉल्यूशन है इसको 5 तरीके से सेपरेट कर सकते हो। फर्स्ट है फिल्टराइजेशन, सेकंड है इवेपर, थर्ड है आपका सब्लिमेशन, फोर्थ है सिंपल डेस्टिलेशन, नेक्स्ट है फ्रैक्शन डेस्टिलेशन। फिल्टराइजेशन में क्या होता है, अगर आप सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन है, इसमें आप फिल्टर पेपर का यूज करते हैं जो सॉलिड पार्टिकल है उनको सेपरेट करने के लिए। आप ये डायग्राम में देखिए, आपका यहाँ पे सैंड और वाटर का मिक्सचर है, यहाँ पे आप फिल्टर पेपर यूज करोगे जिससे आपका सैंड अलग हो जाए और वाटर अलग हो जाए, ठीक है। तो फिल्टराइजेशन में क्या होता है, आप लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकलों को सेपरेट करते हो फिल्टर पेपर का यूज करके। नेक्स्ट है इवेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन क्या होता है, जब सॉलिड और लिक्विड को हम सेपरेट करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिक्सचर को बॉईल करेंगे जिससे जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो क्या हो जाए, इवेपर हो जाए और स्टीम में चेंज हो जाए। और नेक्स्ट हमारा इस जो स्टीम में हमने चेंज किया इसको हम अलग से कलेक्ट कर देंगे और जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है उनको हम अलग से कलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके का जो इवेपोरेशन वाला प्रोसेस है इसमें हम किस में यूज करते हैं, अगर हमारा साल्ट एंड वाटर का मिक्सचर हो। तो जो इवेपोरेशन वाली प्रोसेस है वो जनरली सॉल्ट एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है, तो आप इसको हीट अप करोगे तो वाटर क्या होगा, एटमॉस्फेयर में इवेपर हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जब दो सॉलिड पार्टिकल मिक्स होते हैं तो इसको सेपरेट करने के लिए आप सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज करते हो। सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस में चेंज हो जाता है तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस में क्या होंगे, आपके दो टाइप के पार्टिकल होंगे, एक पार्टिकल क्या होगा, सीधा सब्लिमेशन हो जाएगा, वो लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस में चेंज हो जाएगा, और एक पार्टिकल आपके पास बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल डेस्टिलेशन। सिंपल डेस्टिलेशन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का कॉम्बिनेशन होता है। ये जनरली दो लिक्विडों को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। हम जनरली जो ये सी वाटर होता है इसको ड्रिंकिंग वाटर में चेंज करने के लिए सिंपल डेस्टिलेशन का यूज करते हैं। और इस मेथड का यूज जब दो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा हो वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। इस मेथड में जनरली क्या होता है, टू लिक्विड हैं, इनको हम बॉईल करेंगे तो ये क्या होंगे, इवेपर में चेंज होंगे, तो इनको हम क्या करेंगे, इवेपर में चेंज होने के बाद इनको अलग से कंडेंस कर देंगे, ठीक है। दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, दोनों को अलग अलग इवेपर होकर अलग अलग हम कंडेंस करेंगे, सही है। तो ये ईजिली सेपरेट हो जाएंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सिंपल डेस्टिलेशन में हम टू लिक्विड को सेपरेट करते हैं और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा वो 25 केल्विन से ज़्यादा होगा। डेस्टिलेशन में टू प्रोसेस होती है, एक होता है इवेपोरेशन, दूसरा होता है कंडेंस, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है फ्रैक्शन डेस्टिलेशन। फ्रैक्शन डेस्टिलेशन में भी हम टू लिक्विड को सेपरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा वो 25 केल्विन से कम होगा, ठीक है। फ्रैक्शन डेस्टिलेशन का जनरली यूज पेट्रोलियम इंडस्ट्री में होता है। इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ पर से ये आपका पेट्रोलियम लिक्विड फ्लो कर रहा है, सही है। इसमें मिक्सचर है अलग अलग लिक्विडों का, ठीक है। तो जो लिक्विड 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो इवेपर में चेंज हो जाएगा, इसको हम अलग से कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो 50 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा उसको हम अलग से इवेपर में होके अलग से कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जिसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस होगा वो अलग से इवेपर में चेंज होकर अलग से कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको डेस्टिलेशन और फ्रैक्शन डेस्टिलेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि डेस्टिलेशन क्या होता है, सिंपल डेस्टिलेशन क्या होता है जिसमें 25 केल्विन से मोर क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो।
फ्रैक्शन डेस्टिलेशन में 25 केल्विन से लेस बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, ठीक है। फ्रैक्शन डेस्टिलेशन का यूज़ हम करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, और सिंपल डेस्टिलेशन का यूज़ करते हैं हम सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर बनाने में। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर डिस्कस किया, एक बार हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमने कहा जो मैटर होता है कोई ऐसा चीज़ जिसका मास हो जो स्पेस को ऑक्यूपाई करें, जिसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसको हम कहते हैं मैटर। फिर मैटर को हमने केमिकल कंपोजिशन के बेस पे 2 टाइप से डिवाइड किया। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस, नेक्स्ट है इम्प्योर सब्सटेंस। फिर प्योर सब्सटेंस भी 2 टाइप का था, एक था एलिमेंट, दूसरा था कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस भी 2 टाइप का था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस क्या हुआ, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो। पार्टिकल कैसे हो सकते हैं, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस। फिर हमने एलिमेंट देखा, एलिमेंट क्या होता है, जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हो, और एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, सही है। फिर हमने एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, सही है। फिर हमने कंपाउंड देखा, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है मेन पॉइंट कि ये फिक्स रेशियो में होगा, जैसे H2O, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का जब एटम मिलेंगे तभी वाटर बनेगा, ठीक है। तो कंपाउंड क्या हो गया, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट फिक्स रेशियो में मिक्स किए जाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को हम मिक्स करते हैं, यहाँ पे रेशियो नहीं होता कुछ, हम केवल मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, जिसको हम डिजोल्व नहीं कर सकते, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं होमोजीनियस। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस, ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का एग्जांपल क्या है, वाटर और मिल्क का मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस का एग्जांपल क्या है, शुगर और सैंड का मिक्सचर, ठीक है। फिर हमने देखा सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जो लेस अमाउंट में होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। फिर हमने सॉल्यूट के बेस पे सॉल्यूशन को डिवाइड किया था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या था, जिसमें हम और अमाउंट में सॉल्यूट को मिक्स नहीं कर सकते हैं, सही है। अनसैचुरेटेड में हम और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं, किसमें, सॉल्यूशन में। सुपर सैचुरेटेड में हम ज़रूरत से ज़्यादा ही क्या कर देते हैं, सैचुरेटेड को मिला देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था एक्वा सॉल्यूशन, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट था वो था वाटर, नॉन एक्वा सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट था वो वाटर के अदर और कोई लिक्विड था, ठीक है। नेक्स्ट हमने एलॉय देखा, 2 या 2 से ज़्यादा मेटलों का मिक्सचर, या एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर को हम कहते हैं एलॉय, ठीक है। फिर हमने कोलाइडी सॉल्यूशन देखा। कोलाइडी सॉल्यूशन क्या था, एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन था, जिसके पार्टिकल क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली स्प्लिट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। इन पार्टिकलों को हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमने ब्राउनी मूवमेंट देखा। ब्राउनी मूवमेंट क्या होता है, कोलाइडी सॉल्यूशनों का जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं ब्राउनी मूवमेंट। ये जिगजैग मोशन होता है, इसको हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने टिंडल इफेक्ट देखा। टिंडल इफेक्ट क्या था, जब हम कोलाइडी सॉल्यूशन से किसी लाइट की बीम को पास कराते हैं तो लाइट का पाथ क्या होता है, विजिबल होता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, स्केटिंग ऑफ बीम, सही है। जो लाइट की बीम होती है वो स्केटर हो जाती है, जिस कारण हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सस्पेंशन सॉल्यूशन देखा। सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है जिसके हम पार्टिकलों को नॉर्मल आइज से देख सकते हैं। फिर हमने ये डिफरेंस देखा सस्पेंशन, कोलाइडी एंड सॉल्यूशन में। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडी एंड ट्रू सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे 5 मेथड देखे मिक्सचर को सेपरेट करने का। फर्स्ट क्या था, फिल्टराइजेशन, जिसमें हम सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं फिल्टर पेपर से। नेक्स्ट हमने देखा इवेपर। इवेपर में हम क्या करते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, इनको हम बॉईल करते हैं, तो जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, इवेपर हो जाएगा, तो हमारे पास सॉलिड बच जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हम क्या क्या करते हैं, 2 सॉलिडों को सेपरेट करते हैं, क्योंकि एक सॉलिड क्या होता है, सॉलिड से सीधे गैस में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास अदर सॉलिड बच जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा सिंपल डेस्टिलेशन। सिंपल डेस्टिलेशन में हम 2 लिक्विड को सेपरेट कर रहे थे जिनका बॉइलिंग पॉइंट 20 केल्विन से ग्रेटर हो। यहाँ पे 2 प्रोसेस एक साथ हो रही थी, एक था इवेपरेशन, दूसरा था कंडेंसेशन। नेक्स्ट हमने
फिल्टराइजेशन देखा था। फिल्टराइजेशन क्या था, दो लिक्विडों को सेपरेट करने का मेथड था जिनका बॉइलिंग पॉइंट 20 केल्विन से लेस हो। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में फ्रैक्शन डिस्टिल। एटम, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का जो 3 सब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आप ये डायग्राम के थ्रू समझिए, ये कोई एलिमेंट है और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना होता है, और ये पार्टिकल भी 3 सब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइज होता है। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -28, प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर -24 एंड न्यूट्रॉन पे भी 1.6 इंटू 10 की पावर -24। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, और वो 3 सब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे जो एटम होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है ऑर्बिट। न्यूक्लियस क्या होता है, ये एटम का सेंटर होता है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो ऑर्बिट होता है ये न्यूक्लियस के चारों ओर का पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। ठीक है, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन होगा ये इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा। ठीक है, तो आपको मेनली जो एटम का स्ट्रक्चर दिखेगा उसमें 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकंड ऑर्बिट। न्यूक्लियस में क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे। ठीक है, और ऑर्बिट को ही हम सेल कहते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने एंड न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने। तो ये 3 पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक। ठीक है, नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होता है उनका जो सम होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई एटम का न्यूक्लियस है, यहाँ पे जितने प्रोटॉन होंगे, एग्जाम्पल के लिए प्रोटॉन है 4, तो ये इसका क्या हो गया एटॉमिक नंबर, और इसका न्यूट्रॉन है यहाँ पे 5, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 9। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ, जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में वो हो गया एटॉमिक नंबर, और जितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे वो होगा एटॉमिक मास। यहाँ पे हम किसी भी एटम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है एटॉमिक मास। ठीक है, और बीच में एटॉमिक नंबर का सिंबल। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ ए एलिमेंट हुज मास इज 39 एंड न्यूट्रॉन इज 20। तो हमने क्या करना है, हमको पता है एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास कितना दिया 39, प्रोटॉन हमने फाइंड आउट करना, न्यूट्रॉन हमें 20 दिया है। अब जो 20 है इक्वल से इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो प्रोटॉन का नंबर कितना आ जाएगा 19। ठीक है, तो अब 19 किसका एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है पोटेशियम का। तो आपको इतनी चीज़ ये फॉर्मूला याद रखना कि एटॉमिक मास इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो क्या होगा एटम का एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो ये ऑर्बिट होते हैं इनमें अलग अलग एनर्जी लेवल होता है,
और इन एनर्जी लेवल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल क्या होता है, एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो फर्स्ट सेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड सेल में 8, थर्ड में 8, और जो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझिए एक न्यूमेरिकल के थ्रू। यहाँ पे देखिए हमने जो ये ऑक्सीजन है इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है। तो आप इसको ऐसे समझिए, इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो फर्स्ट सेल में हमने कहा है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो नेक्स्ट में कितने बचे, 6। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 8, और एटॉमिक मास 16। तो हम न्यूटन का नंबर निकालेंगे, न्यूटन कितने हो जाएंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो न्यूटन भी आगे 8। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपने देख लिया कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 6। तो ये देखिए आप, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, और फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड सेल में 6। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट डिफरेंट सेल में। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, थर्ड में भी 8। ठीक है, और जो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम कहते हैं वैलेंसी। और आपको ये एटॉमिक नंबर, सिंबल और एलिमेंट का एटॉमिक मास याद होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 है एंड एटॉमिक मास 1 है। हीलियम है उसको हम He से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है। तो ये आपको 20 तक इसी तरीके से याद करना है, बहुत आसान है, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, सिंबल, एटॉमिक मास याद होने चाहिए 20 तक। नेक्स्ट है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, जब किसी एटम के एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है तो उसको हम कहते हैं आइसोटोप। ठीक है, हमने क्या बोला, जब दो एटमों का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, सही है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोप। यहाँ पे ये आप एग्जांपल देखिए, तीनों में एटॉमिक नंबर क्या है, 1 1 1, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ठीक है, तो आइसोटोप क्या होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट। नेक्स्ट आता है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, जब किसी एटम के एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक मास सेम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोबार। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोटोन। जब एटमों के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास डिफरेंट हो लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे वो सेम होंगे तो उसको हम कहेंगे आइसोटोन। एग्जाम्पल के लिए आप ये लीजिए, आपके पास बोरॉन है और कार्बन है, तो आपने इसमें न्यूट्रॉन, इनका जो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास दोनों डिफरेंट है, लेकिन जब आप यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड आउट करोगे तो दोनों का 6 कैलकुलेट होगा। तो हमने कहा जब किसी एटम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों डिफरेंट हो बट जो इसमें न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो सेम होता है तो उसको हम कहते हैं आइसोटोन। ठीक है, नेक्स्ट है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया था, कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो ये इसके आउटर जो पाथ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इस जो ये पाथ होता है इसको हम कहते हैं सेल। तो जो लास्ट वाला सेल होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, कोई भी एटम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक हो गया न्यूक्लियस, दूसरा हो गया ऑर्बिट। न्यूक्लियस में क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे। तो
ये जो ऑर्बिट होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल के होते हैं, ठीक है, और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। तो जो आउटर मोस्ट सेल होता है या लास्ट जो सेल होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपने एग्जांपल लीजिए, ये है सोडियम। तो सोडियम का आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गया, वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप की वैलेंसी होती है, एक होती है पॉजिटिव वैलेंसी, एक होती है निगेटिव वैलेंसी। पॉजिटिव वैलेंसी क्या होती है, जब कोई एटम अपने आउटर मोस्ट सेल को डोनेट कर देता है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव वैलेंसी। इसका आप इस तरीके से समझिए, अगर आपके पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, आप उसको किसी को ब्याज दे देते हो या उधार दे देते हो तो वो क्या हो गया, आप क्या हो गए, पॉजिटिव वैलेंसी। पॉजिटिव मतलब आपके पास पॉजिटिव वैलेंसी हो गई, ठीक है। आप ये सोडियम को लीजिए, सोडियम के पास कितने हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट कर देगा, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव वैलेंसी, ठीक है। तो आप ये डायग्राम से समझिए, आपने सबसे पहले सोडियम का क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 8 एंड 1, तो यहाँ पे फर्स्ट सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, फर्स्ट 1 2, और सेकंड में 8, और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, किसी को डोनेट कर देगा और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम पॉजिटिव वैलेंसी। और ये अपना जो ये इलेक्ट्रॉन है ये लूज क्यों कर रहा है, ये किसी को डोनेट क्यों कर रहा है, ताकि ये स्टेबल कंडीशन में आ सके। क्योंकि जब किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 2 8 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी वो स्टेबल कंडीशन में आता है। इसके अलावा जो भी होंगे वो या तो डोनेट करेगा या किसी से गेन करेगा, तब स्टेबल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है निगेटिव वैलेंसी। यहाँ पे निगेटिव वैलेंसी क्या होता है, जब कोई एटम किसी अदर एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ताकि वो स्टेबल हो सके, तो उसको हम कहते हैं निगेटिव वैलेंसी। इसका एग्जांपल आप लीजिए, क्लोरीन है, सही है। तो क्लोरीन क्या करेगा, किसी अदर एलिमेंट से कुछ इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि स्टेबल हो सके। यहाँ पे आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 2 8 7, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। तो इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड लास्ट सेल में 7 होंगे। तो मैंने क्या बोला, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एंड में, या तो 8 होने चाहिए, सही है, या तो 18। तो इसके पास 7 है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेगा ताकि ये स्टेबल हो सके, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव और निगेटिव वैलेंसी समझ में आ गई होगी। पॉजिटिव वैलेंसी क्या होती है, जब कोई एक एटम अपना लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है ताकि वो स्टेबल हो सके, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वैलेंसी। अगर कोई एटम अपने लास्ट, अगर किसी और के लास्ट जो ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ताकि स्टेबल हो सके, उसको हम कहेंगे निगेटिव वैलेंसी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आयंस। आयंस क्या होता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉनों को गेन या लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव और निगेटिव साइन आता है, तो इसको हम कहते हैं आयंस। अब कब पॉजिटिव साइन आता है और कब निगेटिव साइन आता है उसको अब डिस्कस करते हैं। जब कोई एटम किसी अदर एटम से इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा तो उस पर आता है निगेटिव साइन, ठीक है। जैसे आप हो क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास 2 8 और 7 है, तो ये क्या करेगा, किसी अदर एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि जो इसका ये एंड वाला जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो सके। तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन, सही है, क्योंकि इसने किसी और से कर्जा लिया है, ठीक है, ये किसी और से उधार ले रहा है अपना ये ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, तो इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन, ठीक है। इसी के अपोजिट अगर कोई एटम अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है, ठीक है, जैसे सोडियम था, इसके पास था 2 8 और 1, ये जो अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दे देगा, डोनेट कर देगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन, सही है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दे रहा है किसी को, क्योंकि ये अमीर आदमी है, ठीक है। तो क्लोरीन क्या था, क्लोरीन किसी और से ले रहा था, तो उस पर क्या आएगा, निगेटिव साइन। और सोडियम क्या है, किसी को दे रहा है, लूज कर रहा है, तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप के आयन्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कैटायन, और दूसरा होता है एनायन।
तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है केमिकल रिएक्शन के टाइम पे, तो उसको हम कहते हैं कैटायंस। सही है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम था, ये क्या कर रहा था, एटम को लूज कर रहा था, इसने वन एटम लूज किया ताकि वो स्टेबल हो सके, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। ठीक है। इसी का अपोजिट है एनायंस। तो एनायंस क्या होता है, जब कोई एटम क्या करता है, किसी अदर एलिमेंट से एटम को गेन करता है, तो इस पे क्या आ जाता है, निगेटिव साइन, तो इसको क्या कहेंगे हम, एनायंस। सही है। तो आपको वैलेंसी और आयंस को रिलेट करना है। वैलेंसी क्या डिनोट कर वैलेंसी क्या डिनोट करता है कि हमने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, और कैटायन और एनायंस या आयंस क्या डिनोट करता है कि हमने क्या किया है, गेन किया या लूज किया। ठीक है, बस दोनों में डिफरेंस ये है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम क्या करते हैं, केमिकल फोर्स या केमिकल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है। हमने क्या बोला, जब दो एटम, सही है, कनेक्ट होते हैं केमिकल बॉन्ड के थ्रू और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे टू टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है होमो एटोमिक, एक होता है हेट्रो एटोमिक। होमो एटोमिक में क्या होंगे, जब दो सेम एटम कनेक्ट होंगे, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कनेक्ट होके O2 बना रहे हैं, सही है, या ये यहाँ पे 3 ऑक्सीजन कनेक्ट होके क्या बना रहे हैं, ओजोन। तो यहाँ पे जो एटम है वो ऑक्सीजन के एटम है तीनों, तो ये क्या हो गया, होमो एटोमिक। नेक्स्ट है हेट्रो एटोमिक। हेट्रो एटोमिक में क्या होते हैं, जब दो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, जैसे एक H दूसरा Cl, तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट एटम के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम है ना, ये क्लोरीन एलिमेंट का एटम है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है। तो जब दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम कनेक्ट होते हैं तो उसको हम कहते हैं हेट्रो एटोमिक। या आप डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे HCl है, ये क्या है, हेट्रो एटोमिक। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और एक क्लोरीन है, तो दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम से। दूसरा H2O, तो यहाँ पे दो हैं ऑक्सीजन, दो हैं हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। ठीक है। इसी का अपोजिट जो हेमो एटोमिक में है, उसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कनेक्ट है। ओजोन में देखिए आप, केवल ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है। तो जब सेम एलिमेंट के एटम कनेक्ट होंगे तो उसको हम कहेंगे होमो एटोमिक, और जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम कनेक्ट होंगे उसको हम कहेंगे हाइड्रो एटोमिक। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस है, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, और मॉलिक्यूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम। ठीक है। नेक्स्ट जो एटम होता है वो फ्री स्टेट में नहीं होता है, और जो मॉलिक्यूल होता है वो फ्री स्टेट में होता है। एटम मोर रिएक्टिव होता है और मॉलिक्यूल लेस रिएक्टिव होता है। एटम के पास कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होता, लेकिन मॉलिक्यूल के पास, मॉलिक्यूल जो होता है वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होता है। ठीक है। तो ये आपको एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है दो या दो से ज़्यादा एटमों के बीच में, जिसके कारण वो जुड़े होते हैं। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। सही है। तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम कनेक्ट होते हैं किसी केमिकल बॉन्ड के थ्रू, तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड क्या हो गया, एक अट्रैक्शन फोर्स है दो या दो से ज़्यादा एटमों के बीच में, ताकि वो मॉलिक्यूल बना सके। ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो केमिकल बॉन्ड है, फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग, नेक्स्ट है वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आपका आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट एंड मेटेलिक, और वीक बॉन्ड में आपका हाइड्रोजन एंड वंडरवाल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है। तो आपके सिलेबस में यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जब दो एटमों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और एक नया सब्सटेंस बनता है या मॉलिक्यूल बनता है, तो वहाँ पे उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे आप, आयनिक बॉन्ड। ठीक है। मैंने क्या बोला, जब दो एटम होंगे ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, सही है, एक दूसरे से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आयनिक बॉन्ड। आप ये देखिए, एक एटम है ए, दूसरा है बी,
तो जो ए ने क्या किया, ए के पास 1 एक्स्ट्रा था तो उसने बी को लूज कर दिया। तो इन दो के बीच का जो बॉन्ड बन गया वो क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है वन एटम से अनदर एटम में। ठीक है, आप इसका एक एग्जांपल ये NaCl लीजिए। तो सोडियम का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 281 और कैल्शियम का 287। तो जो ये 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, वो इसको किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। तो अब यहाँ पे जो सोडियम है उसके पास 28 और जो क्लोरीन है उसके पास 288। तो यहाँ पे सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज एंड कैल्शियम के पास निगेटिव चार्ज आ गया। तो इन दो के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या है, यहाँ पे मैग्नीज के पास कितने हैं, 12 एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 282 और यहाँ पे कैल्शियम का 287। तो इसके पास जो ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये इनको क्लोरीन को डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे Mg के पास कितना हो गया, 28 एंड क्लोरीन के पास 288। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है कंप्लीटली, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार इसकी क्विक रिवाइज कर लेते हैं। और ये छोटा ही चैप्टर है और लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चैप्टर है। तो ये आपकी केमिस्ट्री में आपको ये बेसिक कितना पता होना चाहिए। फर्स्ट हमने देखा एटम। तो एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का जो 3 सब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम E से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को S से, न्यूट्रॉन को N से। फिर हमने देखा जो एटम होता है उसके स्ट्रक्चर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है ऑर्बिट। न्यूक्लियस सेंटर पार्ट होता है किसी भी एटम का जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। सेकंड होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट ये न्यूक्लियस के चारों ओर का पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन था उसको किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट हमने देखा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, न्यूक्लियस में। नेक्स्ट हमने देखा एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। सही है, तो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उनका सम को हम कहते हैं एटॉमिक मास। ये फिर आपने देखा कि हम किसी भी एटम को किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है नीचे, और जो एटॉमिक मास होगा उसको एटम के अपर साइड डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमने एक न्यूमेरिकल देखा था जिसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट डिफरेंट सेल में, और ये डिफरेंट डिफरेंट सेल डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल के बने होते हैं। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, नेक्स्ट सेल में 8, नेक्स्ट में 8, देन 18, इस तरीके से आगे को, लेकिन आपको केवल इतना ही याद रखना है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ये देखा कि किसी भी एलिमेंट को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए और एटॉमिक मास कितना, तो ये आपको याद होनी चाहिए 20 तक। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किया था जैसे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था, 8 और एटॉमिक मास 16। तो इससे हमने यहाँ पे सबसे पहले इसका प्रोटॉन कैलकुलेट करेंगे, देन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमने देखा आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। नेक्स्ट था आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक मास सेम हो तो उसको कहते हैं आइसोबार। नेक्स्ट था आइसोटोन। तो ऐसा एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक लेकिन क्या है, न्यूट्रॉन सेम हो तो उसको कहते हैं आइसोटोन। ठीक है, यहाँ पे हमने बोरॉन और कार्बन को एग्जाम्पल लिया था जिनका एटॉमिक नंबर क्या है 5 और 6 और एटॉमिक मास 11 और 12। तो इसमें न्यूट्रॉन का नंबर कितना है 6। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंसी। यहाँ पे 2 टाइप की वैलेंसी होती है, एक होता है पॉजिटिव वैलेंसी, एक होता है निगेटिव वैलेंसी। अगर कोई एटम आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव वैलेंसी। उसका एग्जांपल क्या था, सोडियम,
क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो 281 था, तो जो लास्ट का 1 इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करता है, तो उसको कहेंगे पॉजिटिव वैलेंसी। नेक्स्ट था निगेटिव वैलेंसी। निगेटिव वैलेंसी क्या होता है, जब कोई एटम किसी अदर एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ताकि वो स्टेबल हो सके, तो इसको हम कहेंगे निगेटिव वैलेंसी। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा आयंस। आयंस क्या होता है, आयंस सिंपली एक साइन डिनोट करता है। अगर हम किसी अपने आउटर मोस्ट सेल को लूज करते हैं तो वहाँ पे कौन सा साइन आता है, पॉजिटिव। और अगर हम किसी अदर एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो वहाँ पे क्या साइन आएगा, निगेटिव साइन। ठीक है। तो सिंपल आयंस क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज को डिनोट करता है कि अगर हमने गेन किया है तो निगेटिव और लूज किया तो पॉजिटिव। ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के आयंस होते हैं, एक हो गया कैटायन, एक हो गया एनायन। कैटायन क्या होता है, जब हम एटम से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो एटम पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। जैसे Na में था तो वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो उस पर क्या आ जाएगा Na+। इसी का अपोजिट जैसे क्लोरीन था तो क्या कर रहा था, अदर एलिमेंट से इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा था, तो उस पर आ जाएगा Cl-। ठीक है। तो कैटायन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, एनायन क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। ठीक है। नेक्स्ट था मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रॉन थ्रू ए केमिकल फोर्स या केमिकल बॉन्ड। ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा हम एटम को क्या करते हैं, किसी केमिकल फोर्स या केमिकल बॉन्ड के थ्रू कंबाइन करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसको कहते हैं हम मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल दो टाइप का होगा, एक होगा होमो एटॉमिक, एक हो गया हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक में क्या होंगे, सिमिलर एलिमेंट के एटम को हम कनेक्ट करेंगे, और हेट्रो एटॉमिक में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम को हम कनेक्ट करेंगे। होमो एटॉमिक का एग्जांपल क्या था, O2 एंड O3। यहाँ पे ऑक्सीजन के ही एटम कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। और जो हेट्रो एटॉमिक था उसका एग्जांपल क्या था, HCl। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एलिमेंट था, एक क्लोरीन का, उनके एटम को हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस देखा। तो एटम क्या था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का, और मॉलिक्यूल क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रॉन थ्रू ए केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट एटम जो होता है वो फ्री स्टेट में नहीं होता है, और मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में होता है। और एटम क्या होता है, मोर रिएक्टिव एंड मॉलिक्यूल लेस रिएक्टिव। ठीक है। एटम में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं पाया जाता, लेकिन एटम मॉलिक्यूल में केमिकल बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पे केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो या दो से ज़्यादा एटमों के बीच में, ताकि वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर सके। ठीक है। यहाँ पे दो टाइप का केमिकल बॉन्ड पाया जाता है, एक होगा स्ट्रॉन्ग, एक हो गया वीक। स्ट्रॉन्ग में आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटलिक, एंड वीक में हाइड्रोजन एंड वंडरवाल। आपने केवल आयनिक बॉन्ड पढ़ना क्योंकि आपके सिलेबस में आयनिक है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जब एक एटम से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किया जाता है दूसरे एटम में, सही है, तो उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर क्यों होता है, ताकि उसका जो ऑक्टेन होता है वो कंप्लीट हो सके। सही है। तो आपने इसका एग्जांपल देखा NaCl। तो Na के पास 1 एक्स्ट्रा है, Cl के पास 1 की कमी है, तो Na क्या करेगा, उस 1 इलेक्ट्रॉन को Cl को डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है वन एटम से अनदर एटम में, और वो क्यों होता है, ऑक्टेन रूल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। ऑक्टेन रूल क्या कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल था एक MgCl2। तो Mg के पास क्या है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, Cl के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो Mg क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा Cl को, तो ये क्या बनेगा, MgCl2। तो इस बॉन्ड को हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर 4 साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एटम की स्टडी की और एटम की स्टडी करके अपनी अपनी थ्योरी दी। फर्स्ट आते हैं इनमें डाल्टन, सेकंड आता है थॉमसन, थर्ड आते हैं रदरफोर्ड, फोर्थ आते हैं बोर्स। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है डाल्टन। डाल्टन ने बताया कि कोई भी मैटर वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, और इन्हीं पार्टिकलों को हम कहते हैं एटम। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई मैटर है, ये इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, सही है, और इन्हीं पार्टिकलों को हम क्या कहते हैं, एटम। ठीक है। तो जो डाल्टन की थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट था कि जो भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, इन्हीं पार्टिकलों को हम कहते हैं एटम। सेकंड पॉइंट था डाल्टन की थ्योरी का कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट था
जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, और ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट था डाल्टन की थ्योरी का कि अगर सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो सेम साइज, सेम एटॉमिक मास एंड सेम प्रॉपर्टीज के होते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए, ये दो सेम एलिमेंट हैं, ये एग्जांपल के लिए आयरन है, ये भी आयरन है, तो जो इनके एटम होंगे वो सेम साइज के होंगे, सेम एटॉमिक मास के होंगे एंड सेम प्रॉपर्टी के होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट डिफरेंट मास के होते हैं। एग्जांपल के लिए ये कॉपर का एलिमेंट है, ये आयरन का एलिमेंट है, तो जो इनके एटम होंगे ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी के होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास के होंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे। ठीक है। लास्ट पॉइंट इन्होंने बताया हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम को कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये है ऑक्सीजन। हम इनके एटम को कंबाइन करके H2O बना सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है, तो डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट ये था कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इन पार्टिकलों को हम कहते हैं एटम। एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है। नेक्स्ट था सेम एलिमेंट के एटम का शेप, साइज, प्रॉपर्टी सेम होती है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम का जो शेप, साइज और प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। और लास्ट था दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम को हम कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर डाल्टन की थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक थे। फर्स्ट ड्रॉबैक जो डाल्टन ने बोला था कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। सही है, इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो ये एटम होता है हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो बाद में साइंटिस्ट आते हैं वो इनको 3 पार्ट में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एटम को डिवाइड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था कि जो एटम होता है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद के साइंटिस्ट आए, उन्होंने एटम को 3 पार्ट में डिवाइड किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या था, सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनके मास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या था, ये देखिए 1H1 1H2, तो ये सेम एलिमेंट हैं जिनके मास डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या था, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो एटॉमिक मास होता है वो सेम हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या था, 19 P40 एंड 20 K40। यहाँ पे जो ये डिफरेंट डिफरेंट एटम है इनके एटॉमिक मास सेम है। ठीक है। लास्ट ड्रॉबैक ये था कि हम सेम टाइप के एटम को मिला के डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डाल्टन की थ्योरी समझ में आई होगी। डाल्टन ने जो थ्योरी के मेन पॉइंट हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डाल्टन ने बोला कि कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, इन्हीं पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि एटम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। नेक्स्ट, सेम एलिमेंट के एटम का सेम मास, सेम साइज और सेम प्रॉपर्टी होंगी। डिफरेंट एलिमेंट के एटम का डिफरेंट मास, डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट साइज होगा। ठीक है, और हम डिफरेंट एलिमेंट के एटम को कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इनकी लिमिटेशन क्या क्या थी, फर्स्ट लिमिटेशन ये था कि जो एटम होता है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या था, सेम एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है जिसको हम कहते हैं आइसोटोप। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट के
एटम का सेम मास हो सकता है, जिनको हम कहते हैं आइसोबार, ठीक है। और सेम टाइप के जो एटम को हम मिलाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन सेकंड साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एटम की स्टडी की और अपना एटॉमिक मॉडल तैयार किया। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम एक स्फेरिकल पार्टिकल होता है जिसका रेडियस 10⁻⁻10 मीटर होता है। इस पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन इम्बर्ड होते हैं। इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। थॉमसन के इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। इन्होंने अपने इस मॉडल में एटम को वाटरमेलन से कंपेयर किया। उन्होंने बताया कि जो ये रेड पोर्शन होता है वाटरमेलन का, ये पॉजिटिव चार्ज होता है और जो ये सीडेड होते हैं ब्लैक, ये इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो थॉमसन का मॉडल था उसमें उन्होंने बताया कि जो ये एटम होता है वो एक स्फेरिकल शेप का होता है जिसका रेडियस 10⁻⁻10 मीटर का होता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या नेगेटिव चार्ज होते हैं वो उसमें इम्बर्ड होते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, इसीलिए जो पूरा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो थॉमसन मॉडल के हैं उसके कुछ ड्रॉबैक हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक ये होता है कि जो थॉमसन होता है वो एटम को स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। तो ये सिंपल जो एटम की स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं। सेकंड, इनकी जो एटॉमिक थ्योरी है उसमें केवल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में देखने को मिलता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन जो होता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ड्रॉबैक है थॉमसन का, फर्स्ट तो यही है कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। सेकंड क्या है कि ये न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताते क्योंकि इनके एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटम होता है उसमें केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड थर्ड साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एटम की स्टडी की और अपना एटॉमिक मॉडल दिया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने एक गोल्ड फॉइल पेपर को लिया, उस पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की, जिसमें उन्होंने देखा कि मोस्टली जो पार्टिकल हैं वो फॉइल से पास हो जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं और केवल कुछ ही पार्टिकल जो कम्प्लीटली बैक आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस तरीके से एक गोल्ड की फॉइल को लिया जिसमें इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि मोस्टली जो पार्टिकल हैं वो इस फॉइल से पार हो जा रहे हैं, ठीक है, पास हो जा रहा है आराम से, ठीक है। केवल कुछ ही पार्टिकल अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, केवल कुछ पार्टिकल अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं और बहुत ही कम पार्टिकल जो कम्प्लीटली बैक आ रहे हैं, ठीक है। या आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल हैं मोस्टली क्या हो रहे हैं, पार हो जा रहे हैं, केवल कुछ ही पार्टिकल अपने पास से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और बहुत ही कम पार्टिकल जो कम्प्लीटली बैक आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पर इन्होंने क्या किया, अपना एक एटॉमिक मॉडल तैयार किया। तो इन्होंने फर्स्ट देखा कि जो एटम होता है उसका मोस्ट पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है, मतलब खाली होता है, सही है। ये कोई अगर एटम है तो इसमें मोस्ट पार्ट क्या है, खाली है, जिस पार्ट में जब अल्फा पार्टिकल पड़ आ रहा था तो वो इससे एकदम पार हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने देखा कि इसके सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, ठीक है। आप ये डायग्राम में देखिए, ये न्यूक्लियस है रेड वाला और ये पूरा एटम है। तो जो ये न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। नेक्स्ट इन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व होते हैं और इलेक्ट्रॉन के इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है। लास्ट इन्होंने बताया एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल नंबर के होते हैं, इसलिए जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है,
ठीक है। तो इनके जो थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट इन्होंने क्या बताया, कोई भी एटम है तो उसका जो मोस्टली जो स्पेस होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया इसके सेंटर पे क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। थर्ड इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। फोर्थ इन्होंने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स। ठीक है। लास्ट पॉइंट इन्होंने बताया एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रदरफोर्ड के मॉडल के कुछ ड्रॉबैक थे। फर्स्ट ड्रॉबैक ये था कि जो रदरफोर्ड थे वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट था, रदरफोर्ड जो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट था ऑर्बिट में उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि फर्स्ट जो ऑर्बिट होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट है बोर्स मॉडल। बोर्स फोर्थ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एटम की स्टडी किया और अपना एटॉमिक मॉडल तैयार किया। बोर्स ने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को सॉल्व किया और एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। बोर्स के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम का एक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं और इलेक्ट्रॉन के पाथ को हम ऑर्बिट या सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व होंगे जब तक हम उसमें एनर्जी ऐड या रिमूव ना करें। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला अगर हम इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ऐड करते हैं तो वो लो एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में जंप करेगा, और अगर हम एनर्जी रिमूव करते हैं तो वो हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में जंप करेगा। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका इस सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, तो इस सेल को हम कहते हैं ऑर्बिट या सेल्स। ठीक है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो इसी पाथ में मूव करेगा, ठीक है, जब तक कि हम उसमें एनर्जी ऐड ना करें। ठीक है। अगर हम इसमें एनर्जी ऐड करते हैं, हमने एनर्जी ऐड की, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके नेक्स्ट सेल में जंप करेगा। ठीक है। अगर हमने फिर से एनर्जी इसमें ऐड की तो ये नेक्स्ट से नेक्स्ट सेल में जंप करेगा। इसी का अपोजिट अगर इलेक्ट्रॉन ये लास्ट सेल में है या किसी भी सेल में और हमने इसकी एनर्जी रिलीज कर दी या रिमूव कर दी, तो ये हायर सेल से लोअर सेल में जंप कर जाएगा। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रदरफोर्ड ने फर्स्ट क्या बोला, एटम का एक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में मूव करता रहेगा जब तक हम उसमें से एनर्जी ऐड या रिलीज ना करें। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बोला अगर हम एनर्जी ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में जंप करेगा, और अगर हम एनर्जी रिमूव करेंगे तो वो हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में जंप करेगा। ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल हैं जिससे हम अलग अलग चीज़ से डिनोट करते हैं। इसमें हम KLMN से डिनोट करते हैं या N = 1 2 3 4 इससे डिनोट करते हैं। ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटम में डिफरेंट डिफरेंट सेल होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेल में डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे बोर्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल से कैलकुलेट करते हैं। इन्होंने बताया किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n हो सकते हैं। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। तो आप ये देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि L M N क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल हैं, और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे K वाले सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो 2n की पावर 2, तो n की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पे आ गया 2। सही है। नेक्स्ट में यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 2 की पावर 2 × 2, तो ये आ गया 8। नेक्स्ट है n की पावर 3, तो ये आ गया 18। तो आप जो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ओनली 8 हो सकते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल के लिए अब अगर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 आ रहा तो आप इसको 2 × 8 × 8 में ब्रेक करोगे। ठीक है। एग्जांपल के लिए आप एक ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपने
एल्युमिनियम के लिए। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो आप ये देखोगे कि इसके फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, सेकंड में 8, देन 3। तो जो आउटर मोस्ट सेल में वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3। इसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये निकालना आना चाहिए। इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। देन आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप फिल करोगे। ठीक है, और एक यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ये ऑक्सीजन का देखिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और एटॉमिक मास है 16। ठीक है, तो एटॉमिक मास 16 हो गया, एटॉमिक नंबर 8 हो गया। तो आप न्यूटन को कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूटन। तो यहाँ पे ये हो गया 16, ये हो गया 8, तो आप न्यूटन को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 6। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्टेन रूल है। ऑक्टेन रूल ये कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में आपके केवल ओनली 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपका ये कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 18। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 8, देन आपका 8। सही है, एग्जाम्पल के लिए आपका ये 36 है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 8, देन आपका 18, देन आपका 8। तो ये आपको ऑक्टेन रूल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए। आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने सभी टॉपिकों को डिस्कस किया। एक बार इस चैप्टर की क्विक रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर 4 साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। फर्स्ट थे डाल्टन, सेकंड थे थॉमसन, थर्ड थे रदरफोर्ड, फोर्थ थे बोर। डाल्टन ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, और इन पार्टिकल को हम कहते हैं एटम। एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। फोर्थ, इन्होंने कहा कि सेम एलिमेंट के एटम सेम साइज, सेम मास, सेम प्रॉपर्टीज के होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट मास, डिफरेंट साइज के होते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि एटम जो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनको हम फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डाल्टन थ्योरी की कुछ लिमिटेशन थी। फर्स्ट लिमिटेशन ये था कि डाल्टन ने कहा था कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, और इस पार्टिकल को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस एटम को 3 पार्ट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड किया। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉबैक था कि जो डाल्टन ने कहा था कि जो सेम एलिमेंट होता है उनका जो एटॉमिक मास है वो सेम होता है, लेकिन हमने देखा कुछ एलिमेंटों का एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, जबकि वो सेम एलिमेंट होते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल ये 2 थे। ठीक है, नेक्स्ट जो ड्रॉबैक था डाल्टन थ्योरी का, उन्होंने कहा था जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके जो जो मास होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे जो पोटेशियम और कैल्शियम था उनका जो एलिमेंट तो ये डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मास सेम था दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि जो एटम होते हैं, जो सेम एलिमेंट एटम को हम मिला के जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल देखा, जिसमें थॉमसन ने कहा था कि जो एटम होता है वो एक स्फेरिकल पार्टिकल होता है जिसका साइज 10⁻⁻10 मीटर का होता है, और यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होते हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, इसलिए जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। इनके इस मॉडल को वाटर मेलन मॉडल भी कहा जाता है। इन्होंने इसको वाटर मेलन से कंपेयर किया था, जिसमें इन्होंने रेड पार्ट को क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज, और जो ये ब्लैक पार्ट है सीड, इसको इन्होंने निगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन कहा था। ठीक है, यहाँ पर थॉमसन मॉडल के भी कुछ ड्रॉबैक थे। फर्स्ट तो ये जो थॉमसन का मॉडल है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये केवल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर ये न्यूट्रॉन के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट यहाँ पे रदरफोर्ड हुए। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया।
इसके लिए इन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया जिसपे इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की। इन्होंने देखा कि मोस्टली जो पार्टिकल हैं वो फॉइल से पास हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और केवल कुछ ही पार्टिकल जो कंप्लीटली बैक आते हैं। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना एक थ्योरी दिया। ठीक है, ये आप डायग्राम के थ्रू समझिए। ये यहाँ से इन्होंने अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्डिंग की, तो मोस्टली जो पार्टिकल है वो फॉइल से पास हो जाते हैं। सही है, कुछ पार्टिकल अपने पास से डिफ्लेक्ट होते हैं और कुछ कंप्लीटली बैक आते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि जो एटम होता है उसमें बहुत सारा खाली स्पेस होता है, जो आपको नीला नीला दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने कहा कि इसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल नंबर में होते हैं, इसलिए जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इनके भी कुछ लिमिटेशन थे। फर्स्ट लिमिटेशन तो जो रदरफोर्ड होता है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड फेल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोर्स मॉडल था। बोर्स ने क्या किया, जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक था उसको सॉल्व किया और एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा कि एटम में जो सेंटर न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्बिट या सेल्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपने सेल में ही रिवॉल्व करेंगे जब तक हम उसमें एनर्जी ऐड या रिमूव ना करें। ठीक है, और अगर हम एनर्जी ऐड करेंगे तो वो लो एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में जंप करेंगे, और अगर हम एनर्जी रिमूव करेंगे तो वो हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में जंप करेंगे। ठीक है, सेल्स को हमने KLMN से डिनोट करते हैं या 1 2 3 4 से डिनोट करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये इसके सेल्स हैं। ठीक है, इन सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, इनको हम एनर्जी सेल कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ये इस सेल में रिवॉल्व हो रहा है, मैं इसको एनर्जी दूंगा तो ये नेक्स्ट सेल में जंप कर जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी एनर्जी रिमूव करूंगा तो ये हाई सेल से लो सेल में जंप करेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट सेल में। ठीक है, इसको हम किसके बेस पे करते हैं, बोर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल से। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो, कितने हो सकते हैं, 2n की पावर 2। सही है, 2n की पावर 2। सही, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। अगर फर्स्ट सेल होगा तो वहाँ पे n की वैल्यू 1, सेकंड सेल होगा तो n की वैल्यू 2। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सही है, नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे ऑक्टेन रूल। ऑक्टेन रूल क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो आउटर मोस्ट सेल हो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। सही है, तो ये हमें ऑक्टेन रूल देखा। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए। ठीक है,